नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने धक्का तंत्र का प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक गलियारों को चौंका दिया। लंबे समय से चल रही अटकलों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पार्टी ने महाराष्ट्र से अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अपेक्षा के अनुरूप विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के नाम शामिल किए गए, लेकिन बाकी 2 नामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि भाजपा ने चर्चित नामों को दरकिनार करते हुए रामराव वणकुते और नागपुर की पूर्व महापौर माया चिंतामन युवनाते को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया। बता दें कि विदर्भ क्षेत्र से राज्यसभा सीट को लेकर पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर और आदिवासी नेता अशोक नेते के नाम चर्चा में थे। माना जा रहा था कि इनमें से किसी एक को अवसर मिल सकता है, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने मायाताई युवनाते के नाम पर मुहर लगाकर समीकरण बदल दिए। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मायाताई युवनाते को आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व देने और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति के तहत मौका दिया गया। अमरावती के पूर्व सांसद नवनीत राणा लंबे समय से राज्यसभा की दावेदार मानी जा रही थी। यह भी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जल्द ही दोबारा संसद भेजने का आश्वासन दिया था। ऐसे में अंतिम समय पर उनका नाम सूची से बाहर होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काफी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सांसद नवनीत राणा को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन नामों की आधिकारिक घोषणा में उनका नाम शामिल नहीं होने से उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा की ओर से उम्मीदवारी न मिलने के बाद पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर 4 पंक्तियों का संदेश साझा करते हुए लिखा, संघर्ष करना मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं किसी भी मोड़ से नई शुरुआत कर सकती हूँ। उनके इस संदेश को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का मानना था कि लोकसभा चुनाव में पराजय के बावजूद पार्टी उन्हें राज्यसभा का अवसर दे सकती है। ईरान व इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के साथ ही अब अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले, फिर खुद पर हुए हमले के जवाब में ईरान द्वारा खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए जवाबी हमलों के चलते इस समय पूरा मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र युद्ध सदृश हालात से जूझ रहा है और कई खाड़ी देशों ने ईरान की ओर से खुद पर होने वाले हवाई हमलों की आशंका को देखते हुए अपने अपने हवाई क्षेत्रों को हर तरह की यात्री व व्यावसायिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया है, जिसके चलते युद्ध शुरू होने से पहले घूमने फिरने के लिहाज से दुबई, शारजाह, कतर व दोहा जैसे विभिन्न खाड़ी देशों में पहुंचे पर्यटक हवाई उड़ानें बंद रहने के चलते वहीं पर अटक कर रह गए, जिसमें अमरावती शहर एवं जिले से वास्ता रखने वाले करीब 21 लोगों का समावेश रहने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि अमरावती शहर से वास्ता रखने वाले 14 लोग दुबई में अटके हुए हैं, वही 2 लोग अबू धाबी के हवाई अड्डे पर फंसे रहने की जानकारी है, जबकि परतवाड़ा शहर से वास्ता रखने वाले कनकारिया परिवार के 5 सदस्य इस समय जर्मनी में अटके रहने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के नमूना क्षेत्र से वास्ता रखने वाले राजकुमार वल्लभ राठी, कविता राजकुमार राठी, हेमंत घनश्याम राठी, काका हेमंत राठी, गणेश हेमंत राठी, श्रेया गणेश राठी, सुनील बाजीराव चपाते, रजनी सुनील चपाते, प्रसाद सुनील चपाते, डॉक्टर आशीष नवल किशोर मालानी, सपना आशीष मालानी व नसीम साले, इन 12 लोगों का दल इस समय दुबई के देईरा क्षेत्र स्थित नाइट कैसल नामक होटल में रुके हुए है, जबकि डॉक्टर क्षितिज पाटिल भी अपनी पत्नी पल्लवी, बेटे राज व बेटी रिया पाटिल के साथ दुबई में ही 4 पॉइंट शेल्टर होम में रुके हुए हैं। इसके साथ ही श्रावणी सुरेश मालकर व अमित वसेलाल नामक 2 लोग अबू धाबी के हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा अमरावती निवासी कृणाल रामकुमार खत्री व सिद्दीक खत्री भी युद्ध के चलते हवाई उड़ाने बंद हो जाने की वजह से दुबई में अटके रहने की जानकारी है। यह सभी लोग शिक्षा, रोजगार व पर्यटन के लिहाज से दुबई एवं अबू धाबी पहुंचे थे। घूमने फिरने के लिए अपने परिवार से दुबई पहुंचे ख्यातनाम ENT सर्जन डॉक्टर क्षितिज पाटिल इस समय पत्नी पल्लवी, बेटे राज व बेटी रिया पाटिल के साथ दुबई में अटके हुए हैं। दैनिक अमरावती मंडल के साथ दुबई से फोन पर वार्तालाप करते हुए डॉक्टर क्षितिज पाटिल ने बताया कि वे और उनका परिवार इस समय दुबई के 4 पॉइंट शेल्टर होम में रुके हैं। साथ ही सभी लोग पूरी तरह से सकुशल व सुरक्षित भी है। इसके अलावा डॉक्टर क्षितिज पाटिल ने दुबई में हालात पूरी तरह से सामान्य रहने की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल दुबई में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई डर या दहशत वाला माहौल नहीं है।
वहीं इस बीच विगत 2-3 दिनों से दुबई में फंसे हुए अमरावती निवासी संदीप मोकलकर अपने परिवार के सदस्यों सहित अपने साथ दुबई की यात्रा पर आए यात्री दल के साथ आज दोपहर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष फ्लाइट के जरिए वापसी की यात्रा पर रवाना हुए। वापसी की रवानगी से पहले संदीप मोकलकर ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ अपने कुछ फोटो व वीडियो साझा करते हुए बताया कि वे अपने परिवार एवं यात्री दल के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही उन्हें विगत 2-3 दिनों के दौरान दुबई में किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं हुई। साथ ही साथ अपनी वापसी पर हर्ष जताते हुए संदीप मोकलकर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। मार्च की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 मार्च से राज्य के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में लू जैसी स्थिति बनने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर दिशा से आ रही गर्म और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में अचानक वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने नागरिकों से स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की है। हाल ही में अमरावती महानगर पालिका ने अमरावती शहर में साफ सफाई करते हुए कचरा संकलित करने और संकलित हुए कचरे की ढुलाई करते हुए उसे कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने हेतु चलाई गई निविदा प्रक्रिया के बाद मुंबई के कोणार्क लिमिटेड नामक कंपनी को शहर के साफ सफाई का ठेका दिया गया था। इसके बाद कोणार्क कंपनी ने शहर के जोन क्रमांक 3 में साफ सफाई करने के साथ ही कचरा संकलन व कचरा ढुलाई का जिम्मा संभालते हुए अमरावती शहर में अपने काम की शुरुआत की थी। वही विगत 1 मार्च को जोन क्रमांक 2 व जोन क्रमांक 4 की सफाई का जिम्मा रहने वाली श्री गोविंदा सहकारी संस्था ने अपना सफाई ठेका मनपा के पास सरेंडर कर दिया, जिसके चलते अब कोणार्क कंपनी ने जोन क्रमांक 2 व 4 में भी साफ सफाई, कचरा संकलन व कचरा ढुलाई का जिम्मा संभाल लिया। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि इस समय जोन क्रमांक 1 व जोन क्रमांक 5 की साफ सफाई का जिम्मा रहने वाली श्री नागरिक सहकारी संस्था द्वारा आगामी 14 मार्च को अपना सफाई ठेका सरेंडर किया जाएगा, जिसके बाद इन दोनों प्रभागों में भी साफ सफाई, कचरा संकलन व कचरा ढुलाई का काम कोणार्क कंपनी द्वारा करना शुरू किया जाएगा। यानी आगामी 15 मार्च से पूरे शहर में कोणार्क कंपनी द्वारा अपने मनुष्यबल व मशीनरी के जरिए साफ सफाई सहित कचरा संकलन व सफाई ठेके के काम का जिम्मा संभाल लिया जाएगा। शहर के विकास को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मनपा मुख्यालय की नई प्रशासनिक इमारत तथा आधुनिक टाउन हॉल के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में विधायक रवि राणा ने जानकारी दी। विधायक राणा ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। नई मनपा मुख्यालय इमारत के लिए लगभग 171.91 करोड़ रुपए तथा आधुनिक टाउन हॉल निर्माण के लिए 74.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कुल 246.21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी मिल गई है। अमरावती शहर में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए नया शैक्षणिक संकुल स्थापित करने की मांग तेज हो गई है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अमरावती में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के नाम पर सुसज्जित शैक्षणिक संकुल निर्माण की मांग की है। साथ ही 6 मार्च को प्रस्तुत होने वाले 2026-2027 के राज्य बजट में इसकी घोषणा करने का अनुरोध भी किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 316 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही 28 जिला परिषदों में की गई विस्तृत जांच के बाद की गई है। यह मुद्दा भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने विधानसभा में लिखित प्रश्न के माध्यम से उठाया था। इसके बाद सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य विधानमंडल के जारी बजट सत्र में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ विधान भवन में प्रवेश भाजपा विधायक राजेश वानखेड़े ने किया। इस समय विधायक राजेश वानखेड़े ने सीएम फडणवीस के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर बात भी की। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में विधायक बच्चू कडू द्वारा निकाली जा रही कर्ज मुक्ति 8वां मेलघाट संघर्ष महापद यात्रा का आज चौथा दिन है। आज जरीदा स्थित वन विभाग कार्यालय का घेराव किया गया। सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी के आश्वासन की याद दिलाने और मेलघाट के लंबित मुद्दों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई। करीब 250 किलोमीटर की इस पदयात्रा की शुरुआत सेमाडोल से हुई। इस दौरान बच्चू कडू विभिन्न आदिवासी गाँवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं।
शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों अंबादेवी और एकवीरा देवी संस्थान के समग्र विकास के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से अमल किया जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने दी। जिलाधिकारी कार्यालय में श्री रुक्मिणी विदर्भपीठ कौंडन्यपुर तथा अंबादेवी एकवीरा देवी संस्थान के विकास प्रारूप पर प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों मंदिर शहर के मध्य एवं घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहाँ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। मंदिरों के आसपास की संकरी सड़कों का चौड़ीकरण तथा श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था प्राथमिकता से की जानी चाहिए। नवरात्रि उत्सव के दौरान भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं विकसित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबादेवी और एकवीरा देवी परिसर के विकास का 355 करोड़ का प्लान शासन के निर्देश पर तैयार किया है। आज जिलाधिकारी कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में उक्त शासकीय कंपनी के आर्किटेक्ट भीवगढ़े और इंजीनियर पागरुत व सहयोगियों ने दोनों संस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के सामने डेमो देकर विस्तार से जानकारी दी। इस समय जिलाधीश आशीष शेरेकर, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक उपस्थित थी। इसी प्लान का आगामी डेमो अगले शनिवार 7 मार्च को पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के सामने दिया जाएगा, जिसके बाद परिसर विकास का यह भव्य प्लानिंग मंजूर होगा एवं प्रत्यक्ष कार्यारंभ होने की संभावना है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की मनपा शालाओं में जबरदस्त पट संख्या रहने के बावजूद उन शालाओं में मूलभूत व शैक्षणिक सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। यह स्थिति मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित मनपा के स्वास्थ्य केंद्रों की है, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के सर्वसाधारण प्रवर्ग से वास्ता रखने के लिए लोग बाग इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम बहुल क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित सुविधाओं की हमेशा ही किल्लत देखी जाती है। ऐसे में स्वीकृत पार्षद के तौर पर मेरी सबसे पहले प्राथमिकता शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित मुस्लिम बहुल इलाकों में शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं एवं सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने की रहेगी। इस आशय का प्रतिपादन MIM की ओर से स्वीकृत पार्षद बनाए गए सैयद मुनज्जर अली, सैयद मुदस्सर अली द्वारा दिया गया। दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए MIM के पार्षद इन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा मुस्लिम बहुल इलाकों में अक्सर ही टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है। मुस्लिम बहुल इलाकों के विकास की ओर काफी हद तक अनदेखी की जाती है। अमरावती महानगर पालिका की विशेष आम सभा में कथित रूप से सफाई कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक वक्तव्य करने के आरोप में नगर सेवक ऋषिकेश देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों को उल्टा टांगकर मारने की धमकी दी थी, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मनपा कार्यालय पर मोर्चा निकाला। यूनियन के अध्यक्ष उमेश सारस्कर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महापौर श्रीचंद तेजवानी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित नगर सेवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण तब आया जब शहर के उद्योगपति एवं धावक नरेंद्र भारानी ने विश्व प्रसिद्ध टोक्यो मैराथन सफलतापूर्वक पूरी कर ली। 42 किलोमीटर की इस कठिन दौड़ को उन्होंने 3 घंटे 51 मिनट में पूरा किया। खास बात यह रही कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में विदर्भ क्षेत्र से हिस्सा लेने वाले वे एकमात्र धावक थे, जिन्होंने तरह से टोक्यो मैराथन में पूरे विदर्भ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनुशासित आयोजन के बीच भारानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 घंटे 51 मिनट का समय लेते हुए 42 किमी की दूरी वाली मैराथन दौड़ पूरी की। अमरावती महानगर पालिका की ओर से आगामी 7 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन मोर्शी रोड अमरावती में आयोजित होगा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की विशेष उपस्थिति रहेगी, जबकि अध्यक्षता महापौर श्रीचंद तेजवानी करेंगे। महिला सशक्तिकरण, समानता, नेतृत्व, विकास, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है। आगामी 7 मार्च को स्थानीय PR पुटे पाटिल महाविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में भाजपा का पश्चिम विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अमरावती संभाग के सभी शहरों व जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ ही मंडल स्तरीय पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर 7 मार्च को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक लिया जाएगा।
माह रमजान की रौनक समस्त शहर में बढ़ी हुई लग रही है। आज 14वां रोजा रहने के साथ रोजेदार इबादत कर रहे हैं। ऐसे में खान पान से लेकर कपड़े, सजावटी सामान, घरेलू उपकरणों की दुकानों में ग्राहकी नजर आ रही है। जगह जगह दुकानें सजी है, जिनमें इफ्तार से रस भरे फलों से लेकर नाश्ते के स्टॉल भी शामिल है। उसी प्रकार कपड़ों की दुकानों में भी भारी रश नजर आ रही है। रमजान ईद का त्योहार पखवाड़े भर बाद आ रहा है, जिससे नए कपड़ों की खरीदारी भी जमकर हो रही है। जय बाबारी मित्र परिवार के सानिध्य में आज सवेरे 9 बजे 55 स्त्री पुरुष भाविकों ने उत्साह से रामदेवरा रूनीचा धाम के लिए प्रस्थान किया। उन्हें स्थानीय भक्तों ने उल्लास और उमंग के साथ प्रभात टॉकीज प्राचीन मंदिर की ज्योत आरती पश्चात भव्य विदाई दी। संपूर्ण प्रभात चौक परिसर भगवान श्री रामदेव बाबा के जयकारे से गूंज उठा था। महाराष्ट्र शासन के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग तथा जिला शल्य चिकित्सक सामान्य अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट मुकाबले 2026 में अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन अमरावती स्थित छत्री तालाब मैदान पर किया गया। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के आरोग्य व प्राणी शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यापीठ के 52 अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते ने की। धारनी शहर में व्याप्त गंदगी और कचरे के ढेर को लेकर नगर पंचायत प्रशासन की निष्क्रियता पर स्वच्छता व स्वास्थ्य सभापति सूरज वासुदेव मालवीय ने आक्रामक रुख अपनाते हुए खुद सड़क पर उतरकर साफ सफाई अभियान शुरू किया, जिसके बाद प्रशासन को आधी रात में ही शहर में व्यापक सफाई मुहिम चलानी पड़ी। बता दें कि धारनी शहर के मुख्य मार्गों और गलियों में कचरे के ढेर जमा होने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा था। कई बार शिकायतों और सूचनाओं के बावजूद धारनी नगर पंचायत की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मालवीय ने एक्शन मोड में आने का निर्णय लिया। हाल ही में हुए धारनी पंचायत के चुनाव में प्रभाग क्रमांक 7 से कांग्रेस की टिकट पर निर्वाचित नगर सेविका निर्वाचित हुई जनुबाई राधेश्याम चौबे कल रात ब्रेन हेमरेज के कारण उनका निधन हो गया। वे 78 आयु की थी। उनकी अंतिम यात्रा स्थानीय सीमा लॉज के पीछे स्थित उनके निवास स्थान से आज दोपहर निकाली गई। एवं मोक्षधाम में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। नवनिर्वाचित पार्षद जमुनाबाई चौबे के निधन का समाचार मिलते ही धारनी नगर पंचायत सहित पूरे शहर में शोक की लहर व्याप्त हो गई।